हेलो गाइस। तो यूपी बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, इसका क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इससे संबंधित आपके जो है जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, सभी आपका एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। पहला आपका क्या है? आपका इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकता है? पदार्थ क्या है? तो पदार्थ क्या है देखिएगा आप लोग। पदार्थ के बारे में हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, पदार्थ या द्रव्य। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पदार्थ का नाम दिया। अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और एक कुछ स्थान घेरती हैं। तो आप लोग, आई होप आपको समझ में आया होगा पदार्थ क्या है। यानी विश्व में प्रत्येक वस्तु जो है, आप जिस वस्तु से बनी हुई है उसी को क्या कहा जाता है? आपका पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ जो है उसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है और यह क्या करती है? स्थान घेरती है। आई होप जैसे आपको समझ में आया होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे पत्थर हो गया, बादल हो गया, तारे हो गए और पौधे हो गए, पशु हो गए, रेत काकड़ हो गया, ये आपके क्या हैं? पदार्थ। ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। नोट्स में भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे आप उन्होंने क्या कहा? पंच तत्व कहा। ठीक है। ये पंच तत्व कौन कौन से हैं देख लीजिए। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार, यानी इन जो आपके दार्शनिकों के अनुसार जो है कि अगर पूछा जाए तो इन्हीं इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है। चाहे वह सजीव हों चाहे आपकी निर्जीव हों। ये नोट्स बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है, आप लोग हेडिंग डालिएगा बच्चों, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। हेडिंग डालना आपको क्या? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप निम्न होते हैं। जैसे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला आपका क्या है? पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ की प्रकृति के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहला आपका क्या है? पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। ठीक, पहली धारा। और दूसरी क्या है? पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ठीक है। और आगे देखिएगा, आपका अगला क्या है कि पदार्थ के एक कण कितने छोटे हैं। ठीक है। हेडिंग डालिएगा, पदार्थ के एक कण कितने छोटे हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। इनके इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। और आपका अगला पॉइंट क्या आपको डालना है? अगला आपको डालना है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है कि नहीं, तो रिक्त स्थान होता है। उदाहरण के लिए, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण एक कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावित हो जाते हैं। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है। और आगे देखिएगा, अब आपका अगला पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आपको लिखना है कि पदार्थ के कण जो होते हैं क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर जैसे आपका पानी है, अगर उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो उसका जो उसकी गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। और अगला पॉइंट आपका क्या है? विसरण। अब आपका क्या है कि विसरण। विसरण हेडिंग डालिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना क्या कहलाता है? आपका विसरण कहलाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विसरण किसे कहेंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना क्या कहलाएगा? आपका विसरण कहलाएगा। ठीक है। और आगे आप लोग हेडिंग क्या डालिएगा? अब आपका क्या है कि पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे अब देखिए, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रखता है। ठीक है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक
पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, अब आपका क्या है, आप लोग हेडिंग डालिएगा पदार्थ की अवस्थाएं। अब आपको हेडिंग क्या डालना है, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली क्या है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी क्या है द्रव अवस्था, तीसरी क्या है गैस अवस्था। ठीक है, 9th में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा ठोस अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस। पहली आप क्या डालना है, ठोस अवस्था। ठोस की अगर बात करें तो ठोस आकार, ठोस का जो है कि आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अगर ठोस की बात करें, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित, और इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कक्ष के ताप से अधिक होता है। ठीक है, और आगे बात करें तीसरा पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड आपका, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है कि ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठोसों के बीच जो कणों का आकर्षण बल जो होता है आपका क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि ठोस में विसरण द्रव तथा गैस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है, घनत्व। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग घनत्व। ठीक है, घनत्व तो क्या है, आइए समझिए। किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। घनत्व बराबर आपका क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन होगा। द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी परिभाषा आप कैसे घनत्व की परिभाषा दे सकते हैं, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आपका दूसरा क्या है, दूसरी अवस्था क्या है, द्रव पदार्थ की द्रव अवस्था। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा द्रव अवस्था। ठीक, देखिए द्रव की बात करें तो इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है कि द्रव का गलनांक कक्ष के तापमान से क्या होता है, कम होता है, और क्वथनांक कक्ष के ताप से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। और अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से क्या होता है, कम होता है। ठोस में क्या होता है, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, और द्रव में जो होता है ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और अगला पॉइंट क्या है कि विसरण तीव्र होता है। द्रव में विसरण जो होता है क्या होता है, तीव्र होता है। ठीक है, और अब अगला पॉइंट आप लोग हेडिंग डालिएगा ठोस अवस्था। अब हेडिंग डालना है आपको क्या, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की बात करें तो गैस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसका आकार उसका आयतन उस तरह का हो जाता है। ठीक है, और इनके गलनांक, अगर इसका गलनांक की बात करें, इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है कक्ष ताप से अधिक होता है, किसका, गैस का। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। इन्हें क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। किसे, यानी गैस को क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक, और अगला पॉइंट आपका क्या है, कणों के बीच आकर्षण बल द्रव से क्या होता है, कम होता है। यानी गैस में जो आकर्षण बल होता है द्रव की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। अब आपका अगला पॉइंट क्या है कि विसरण द्रवों से क्या होता है, अधिक होता है। यानी विसरण जो होता है द्रव की अपेक्षा क्या होता है, गैस में अधिक होता है। ठीक है, अब आपका एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस होगा। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा। ठीक है, ये नोट बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा। अब आपका अगला क्या है, अगला पॉइंट है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। क्वेश्चन आपका ये है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। देखिए आइए इससे संबंधित मतलब समझ लिया जाए कि जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रहता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, देखिए जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे ठोस हो गया, ठीक है, ठोस के रूप में जैसे बर्फ,
द्रव द्रव के रूप में जैसे जल, और गैस गैस जैसे जलवाष्प, यानी जल जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो पदार्थ अपनी अवस्था को क्या कर सकता है, बदल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे जल। ठीक है, और अब आपका क्या है, तापमान। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी पदार्थ पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। देखिएगा, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक, ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को आर पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, सीधा सीधा ऐसे समझिए कि मतलब पदार्थ पर, यानी ठोस पदार्थ पर तापमान का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, पड़ता है। जैसे कि मतलब आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए, बर्फ है, बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, गल जाता है कि नहीं। तो यही, यानी आपका पदार्थ पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और गलनांक हेडिंग डालिएगा आपका गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गलनांक क्या है, तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसी को क्या कहा जाएगा, उसका वह गलनांक कहलाएगा। ठीक है, और नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ये आप लोग नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब पॉइंट आपका क्या है कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए नियम क्या है। देखिए, केल्विन को किसमें, सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, केल्विन -273 लिखना पड़ेगा। ठीक है, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, K-273 लिखना पड़ेगा। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, C+ क्या लिखा जाएगा, 273। इतना आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आता है पेपर में। ठीक है, और अब आपका क्या है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी पदार्थ पर दाब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। आइएगा समझिएगा क्या है आपका, देख लीजिएगा। यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो तथा उस पर दाब आरोपित किया जाए तब गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, अतः दाब परिवर्तित करने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि आपका ठोस CO2 पर दाब को एक वायुमंडलीय करके वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क क्या कहा जाता है, बर्फ कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे समझिए। देखिए कि मतलब यानी दाब का परिवर्तन होता है कि नहीं। जैसे कि मतलब गैस सिलेंडर में आपका क्या, अगर वो गैस भरी होती है उस पर क्या अगर दबाव बनाया जाता है कि नहीं, दबाव बनाया जाता है तो क्या होता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार अब आपका हेडिंग डालिएगा ऊर्ध्वपातन। हेडिंग क्या डालना आपको, ऊर्ध्वपातन क्या है, द्रव अवस्था से सीधे परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कोई भी ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे किस में परिवर्तित हो, गैस में परिवर्तित हो, तो उसे ही क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। ठीक है, यानी कोई ठोस है वह द्रव ना बने, सीधे किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में, उसी को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे तो आप लोग को उत्तर में क्या जवाब देंगे, कि उत्तर में यही जवाब देना होगा कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना किसी भी पदार्थ का क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है।
ठीक, जैसे आपका कपूर है, उदाहरण के लिए जैसे कपूर, ठीक है। और वाष्पीकरण क्या है, हेडिंग डालिएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है देखिएगा, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर नोट्स बनाएंगे तो ये सब याद कर लेंगे बाद में पेपर के समय आइएगा। आगे देखिएगा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है, ताप वृद्धि से वाष्पन की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्या है कि आपका अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है कि सतह के क्षेत्र में वृद्धि से वाष्पन की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और आर्द्रता में कमी से वाष्पन की दर में क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पन की दर में वृद्धि होगी, अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पन में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो आइएगा इसके बारे में समझते हैं। वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उससे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिएगा, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्यों क्यों पहनने चाहिए, आइएगा इसका उत्तर देखिएगा। क्योंकि इनके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण हो जाता है, जो वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। यानी जब हम गर्मी में आपका क्या करते हैं, सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि आसानी से क्या करते हैं, पसीने को सोख लेते हैं और इसके बाद वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। ठीक है, इसलिए हमको क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। ठीक है, और अब आपका आगे क्या है, आगे आपका क्या है कि कुछ मापन योग्य राशियां व उनकी मात्रक, राशि और आप एक साइड बनाइएगा मात्रक और प्रतीक। ठीक है, तापमान, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। और लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और संहति, ठीक है, संहति का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है, भार। ठीक है, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, भार का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, इसे एम क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर घनत्व की बात करें, घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर घन, या इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब से। ठीक है, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। और आगे देखिएगा, तो साथियों आपके मतलब वो हमारे आसपास के पदार्थ में आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये आपका मतलब पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें आप लोग।